नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल। मैं आपको यूपी टेट पर आधारित मैथ्स के अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ और इसका ये पहला सवाल है, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है गुणा। गुणा का मतलब गुणा करना होता है और जब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। गुणा का मतलब गुणा करना, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। मतलब 3/4 में हम किस संख्या के उल्टे का गुणा करें तो 4/3 का गुणा कर देंगे। अगर 4/3 का हम गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये आगे कह रहा है कि 7 का योज्य प्रतिलोम याद रखना है आपको। जब बोल दे वो योज्य प्रतिलोम तो आपको क्या लगा देना है, जो भी संख्या दे रखी हो, चाहे वो बट्टे में दे रखी हो, चाहे भिन्न के रूप में दे रखी हो, कैसे भी दे रखी हो, उसके सामने आपको केवल माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो वो क्या कहला जाएगी, योज्य प्रतिलोम वो संख्या मानी जाएगी। अगला देखिए, अगला दे रखा है इसके अंदर, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। ध्यान से देखना है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसमें हम गलती कर देते हैं और सवाल हमारा गलत हो जाता है। रूढ़ में 49, 3/4, रूढ़ के 7 और 9। रूढ़ के जो 49 संख्या है, ये रूढ़ में से बाहर निकल के आ जाएगी। इसका मतलब ये परमेय संख्या है, परमेय, अपरमेय नहीं, परमेय। 3/5, इसमें किसी संख्या पर रूढ़ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी परमेय संख्या है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। रूढ़ के साथ बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। जी का है, ये एक अपरमेय संख्या है जो पूछ रहा है वो। 9 क्या है, एक परमेय संख्या है। आपको यहाँ पर दो परमेय और अपरमेय के बारे में अच्छी से जानकारी हो गई होगी। ये बाहर निकल सकता है। अगर मैं यहाँ पर संख्या रख दूँ 4/3 और आपसे पूछा जाए कि क्या ये परमेय संख्या है या अपरमेय है, तो ये एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि रूढ़ के 4 तो बाहर निकल के आ जाएगा, 2/3, तो क्या है, ये परमेय संख्या है। और अगर इस संख्या को मैं ऐसे लिख दूँ, रूढ़ के 4/√3, या पूरा एक ही रूढ़ लगा दूँ ऐसे, तो क्या होगा, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि 4 तो बाहर निकल के आ जाएगा लेकिन 3 बाहर निकल के नहीं आएगा। इसी तरीके से घुमा फिरा के आपके सामने वो सवाल रखेगा, तो आपको केवल ये याद रखना है कि ऐसी संख्या जो रूढ़ में से बाहर निकल ही नहीं सकती है वो अपरमेय संख्या कहलाई जाएगी, और जो संख्या रूढ़ में से बाहर निकल सकती है वो परमेय संख्या कहलाई जाएगी। चाहे वो बट्टे में हो या ना हो, चाहे भिन्न के रूप में हो, कैसे भी हो, बस आपको ये याद रखना है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है निम्न में से परमेय। अब यहाँ पूछा है परमेय संख्या कौन सी है, तो देखिए पाई तो हमेशा ही एक अपरमेय संख्या होती है। याद रखना है आपको, कई बार प्रश्नों में पूछा भी जा चुका है कि पाई क्या है, अपरमेय संख्या। अभी मैंने बताया कि वो संख्या जो रूढ़ में से बाहर निकल ही नहीं सकती है उसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ये भी अपरमेय संख्या है। ये भी रूढ़ में से बाहर नहीं निकलेगी, इसका मतलब ये भी अपरमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है। ये क्या है, ये परमेय संख्या है। तो इन दोनों को आप अच्छे से पहचान लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए, इसमें से आपके सामने सवाल आ सकता है। आगे देखिए, आगे दे रखा है परमेय व अपरमेय संख्या। अब इसमें दोनों संख्याओं को रख दिया है मैंने कि यदि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए, संग्रह किया जाए, तो उस जो नई संख्या बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे, या पूर्ण संख्या कहेंगे। तो उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। याद रखना है दोनों को। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, आपके सामने इसमें से प्रश्न बन सकता है कि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, ध्यान रखना है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 0 भी होगी, 1 2 3 4। एक जगह पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे 0 लिखी होगी, यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, और आपसे पूछेगा कि इसमें से पूर्ण संख्या कौन सी है। क्या पूछेगा, पूर्ण संख्या कौन सी है। यहाँ 0 लिखी होगी, यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी है, तो पूर्ण संख्या 1 नहीं है, 3 नहीं है, कौन सी है, 0। क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती हैं, और प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है, 1 से शुरू होती हैं। समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको याद रखनी है, और इसमें से प्रश्न आपके सामने आ सकता है। 1 से 100 तक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे, या दे दे वो 5 आएंगे। जी, एक ही चीज़ है दोनों का,
दोनों की तरीका है वो एक ही है। तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट में जो शब्द बोल रहा होगा उसमें आप 5 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। अब ये 20 आ जाएगा, इस 20 में फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20। आप जब तक देंगे जब तक जो उत्तर आ रहा है ये इस 5 से छोटा ना हो जाए। अब 4 में तो जाएगा नहीं, अब बस इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 24। 24 आपका आंसर हो जाएगा, जब तक ये छोटी ना हो जाए संख्या, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके में कि 1 से 99 तक की विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो कितने शून्य आएंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, विषम संख्या। यहाँ पे मैंने विषम शब्द का प्रयोग किया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि विषम संख्या चाहे कितनी भी हों, अगर आप उनका आपस में आप गुणा करेंगे तो कोई भी शून्य नहीं आएगा, जब तक उसमें सम संख्या का गुणा नहीं हो जाता है, जब तक उसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा। अगर बोलेंगे सम संख्याओं का आपस में गुणेंगे तो उसमें हो सकता है, पीछे बता दिया मैंने एक सवाल। अब आगे देखिए, ये याद रखना है, ये एक सवाल मैंने इसलिए रख दिया कि रोमन पद्धति के जितने भी रोमन पद्धति होती हैं उनको आप याद कर लें, उनमें से एक सवाल आने की पूर्ण संभावना है। तो कह रहा है कि रोमन पद्धति में शून्य का संकेत क्या होता है। रोमन पद्धति में शून्य का कोई महत्व नहीं है, रोमन पद्धति में शून्य का कोई संकेत नहीं है, रोमन पद्धति में शून्य का कोई मतलब नहीं है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि रोमन पद्धति से संबंधित जितने भी अंक हैं उनकी आप रिवाइज कर लें अच्छे से, उसमें से सवाल आने की उम्मीद है। अगला देखिए, अगला दे रखा है इसमें, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखिए पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, यही समझ में नहीं आएगा हमारे में। अगर ये पॉइंट ही समझ में नहीं आएगा तो हम सवाल हल कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि माना कि मैंने 15 का वर्ग किया, कितना आया, 225 आया। 11 का वर्ग किया, कितना आया, 121 आया। और 12 का किया मैंने, 144 आ गया, है ना। तो अब इनसे आपकी समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, मतलब इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर, मतलब ये जो 5 का लिखा है इस स्थान पर, इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा अंक है जो इस इकाई के स्थान पर कभी नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लें, चाहे आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लें और वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई के स्थान पे इसमें से एक अंक ऐसा है जो कभी आएगा ही नहीं। वो कौन सा है, 2, 2, 3, 7, 8। ये आपको याद रखने हैं। ये चारों अंक ऐसे हैं कि आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, उसमें इकाई के स्थान पर ये चारों नहीं आएंगे। ध्यान रखना है आपको, ये चारों इकाई के स्थान पर कभी नहीं आएंगे। जैसे मैंने 11 का वर्ग किया, इकाई के स्थान पे क्या है, 1 आया, इनमें से तो नहीं आया। 12 का वर्ग किया, 4 आया, लेकिन इनमें से नहीं आया। 10 का वर्ग करूँगा मैं तो 100 आएगा, मतलब 0 आएगा, 0 तो आया, लेकिन इनमें से कोई नहीं आया। इन चारों में से कोई वर्ग नहीं आएगा, ये याद रखना है। अब इसमें देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। गलती करने की गुंजाइश भी होती है यहाँ पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइए। सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वो हमारी 2। क्या है, 2, याद रखना है। एक एक चीज़ का इसमें से मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। इस क्वेश्चन को वो कितने तरीके से आपके सामने दे सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या, सम अभाज्य संख्या 2, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या कर दिया मैंने अब, विषम अभाज्य संख्या 3, विषम अभाज्य संख्या 3 हो गई। अगर मतलब भूल जाएं तो इनको लिख लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ये याद रखना है। एक विषम संख्या तो है, लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ये भी याद रखना है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।